नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसजी गुरुकुल पर। तो साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 की क्लासेस आज से प्रारंभ हो रही है और डेली बेसिस पे 12 बजे से लेकर 3 बजे तक 3 घंटे, एक सेकेंड, तो 12 बजे से लेकर बच्चों 3 बजे तक आपकी ये बिहार शिक्षक भर्ती की क्लासेस चलेगी, जैसा कि आपसे वादा किया गया था। आपको पता है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट से बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक का इतिहास मैं आपको सिर्फ 10 क्लासेस में याद करवा दूंगा। मतलब पढ़ाऊंगा नहीं, याद करवा दूंगा। और जितने भी टीआरई 1, 2 और 3 में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन भी मैं आपको अच्छे से करवा दूंगा। तो चलिए, तो अगर हम लोग यहां पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें, यदि यहां पर हम लोग भारतीय, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, बच्चों यदि हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो हमको 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक का अधिनियम पढ़ना पड़ता है। 1857 की क्रांति से लेकर 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक पढ़ना पड़ता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक की पढ़ाई करनी पड़ती है और बहुत ही मजेदार और रोमांचक कहानियां इसमें हमको देखने को मिलती हैं। बच्चों पहले पढ़ लेंगे, इसके बाद सारे डाउट दूर करेंगे कि डोमिसाइल लगेगा कि नहीं लगेगा, स्टेट में कितने नंबर चाहिए, सीटेट में कितने नंबर चाहिए, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा, है ना। बीपीएससी वाले विद्यार्थियों को परेशान ना होइए, पहले पढ़ लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो 1857 की क्रांति से लेकर, है ना, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बताइए, 1857 की क्रांति की हार का सबसे बड़ा कारण क्या था। अगर मैं छोटा सा प्रश्न आपको दूं और मैं कहूं कि 1857 की क्रांति की हार का सबसे बड़ा रीजन क्या था, तो आप कहेंगे एकता और अनुशासन की कमी। क्या बच्चों, एकता व अनुशासन की कमी। यदि यहां पर हम लोग हार की कारण देखें कि 1857 की क्रांति का हार का कारण क्या था, तो आप कहेंगे एकता व अनुशासन की कमी। एकता व अनुशासन की कमी, अनुशासन की कमी। दूसरा सबसे बहुत बढ़िया कारण क्या था कि अच्छे हथियारों का ना होना, अच्छे हथियारों का ना होना। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा लीडर है तो वो कई हथियारों से भी बेहतर है। एक अच्छा लीडर आपके कई हथियारों से बेहतर साबित हो सकता है। लेकिन हमारे 1857 की क्रांति में किसी के पास अच्छा नेता नहीं था, यानी कि नेतृत्वकर्ता की कमी, नेतृत्वकर्ता का अभाव, नेतृत्वकर्ता का अभाव। इस प्रकार से बहुत सारे रीजन हमको देखने को मिले। लेकिन सबसे बड़ा रीजन क्या था, सबसे बड़ा रीजन था एकता अनुशासन की कमी। एक अच्छा लीडर नहीं मिल पा रहा था, अच्छी लीडरशिप नहीं मिल पा रही थी। तो क्या किया जाए, बस ऐसी क्रांति जब दोबारा हो तो अगली बार जीत हासिल हो, इसके लिए जरूरी है कि हम लोग क्या करें, एक संगठन बनाए और सभी देशवासियों को उसमें जोड़े और हमारे पास एक टारगेट हो, एक डेट हो, टाइम हो, अच्छे हथियार हो, है ना, जोश हो, और तब हम अंग्रेजों पर धावा बोले। क्या ये बात समझ में आई, हाँ कि ना। इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए 1885 ईस्वी में, है ना, एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या यहां तक आपको बात समझ में आई, है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। जब मैंने कल आपसे पूछा था कि बच्चों बताओ कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें, तो सभी लोगों ने कहा था सर इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट कीजिएगा, सर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट कीजिएगा, है ना। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और हमारे क्वेश्चन ये फंस जाते हैं। मैं बिहार स्पेशल को लेते हुए सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा,
ताकि आपको बिहार जी के अलग से ना पढ़ना पड़े, है ना। और आज का बहुत शानदार सा टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस। बताओ पढ़ाया जाए? अगर पढ़ाया जाए तो एक बार यस सर बोल दीजिए कि यस सर, स्टार्ट किया जाए। आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे, आप सभी विद्यार्थी कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे। हालांकि मैं पीडीएफ दूंगा, आप भी अपने नोट्स बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, आज का बहुत ही सुंदर सा टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस। आप लोगों की डिमांड पर इंडियन नेशनल कांग्रेस, और आज के बाद आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। जो 5-5, 6-6, 10-10 नंबर से रह जाते हैं बच्चे, वो टॉप मारेंगे, रैंक में आएंगे, बस ध्यान रखिएगा। इतना ही मेरा टारगेट है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस स्थापना क्यों हुई ये मैंने आपको बता दिया। बात है ना, बात है 1883 ईस्वी की। 1883 ईस्वी को एक व्यक्ति था जिसका नाम था ए.ओ. ह्यूम। क्या नाम था बच्चों? ए.ओ. ह्यूम। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसका जन्म हुआ था स्कॉटलैंड में, और स्कॉटलैंड ब्रिटेन का ही पार्ट था, यानी अंग्रेजों की सत्ता में ही आता था। तो ए.ओ. ह्यूम को भारत भेजा गया, और सिर्फ एक ही मकसद से कि भारत की आर्थिक स्थिति को कमजोर बनाना है और ब्रिटिश की आर्थिक शक्ति को मजबूत बनाना है। किसी भी प्रकार से भारत जो उपनिवेश है वहां का पैसा आप ब्रिटिश सरकार को लाकर दें। आपका सिर्फ इतना काम है। ए.ओ. ह्यूम भारत आते हैं, और ए.ओ. ह्यूम भारत आकर भारत के वॉयस राय, किससे भैया? लॉर्ड डफरिन से मुलाकात करते हैं। तो डफरिन ने उनको सारा प्रोफार्मा बता दिया कि तुम्हारा काम क्या है। लेकिन ए.ओ. ह्यूम एक उदारवादी थे, उनके दिल में दया भावना भी जगती थी। तो उनकी मुलाकात एक दिन दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बात समझ आ रही, तो बदरुद्दीन तैयब जी, ऐसे लोगों से हो गई। हाँ बेटा, बीआरएसआई के लिए भी यही काम होगा, बस पढ़ते रहो, है ना। बिहार वाले सारे विद्यार्थी पढ़ते रहो बस, है ना। मतलब कांग्रेस तो सब में कॉमन है, सभी के पेपर में आएगी, है ना, बस थंबनेल अलग हो जाता है। तो चलिए, तो मैंने आपसे क्या कहा, तो जब ए.ओ. ह्यूम की मुलाकात हमारे उदारवादी नेताओं से हुई, तो ए.ओ. ह्यूम का दिल रो दिया भारत की स्थिति को देखकर। अब ए.ओ. ह्यूम के मन में था कि अब मेरा सिर्फ एक ही काम है, भारत की स्थिति को मजबूत करना और भारत को आजादी दिलाना। तो ए.ओ. ह्यूम को पता चला कि 1857 की क्रांति हारने का सबसे बड़ा कारण था कि भारत में एकता अनुशासन संगठन की कमी। इसलिए ए.ओ. ह्यूम ने, है ना, त्यागपत्र दे दिया। भारत की सेवा देने के लिए, भारत की सेवा करने के लिए ए.ओ. ह्यूम ने त्यागपत्र दे दिया, और त्यागपत्र देकर 1 मार्च 1883 ईस्वी को, 1 मार्च 1883 ईस्वी को कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को पत्र लिख दिया। क्या? कि अब वक्त आ गया है, इस देश को एक बड़े संगठन की जरूरत है, तो क्या आप उसे बनाने में हमारी मदद करेंगे? कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने हामी भरी और बड़े बड़े उदारवादी नेता ए.ओ. ह्यूम के साथ मिल लिए। ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ इस संगठन को दे दिया, भारत की आजादी के सपने को देखते हुए दे दिया। शिमला में रहते थे, इसलिए इसको शिमला का साधु, हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं। इन्होंने लोगों को जोड़ने के लिए पब्लिक फ्रेंड, लोक मित्र या जनता मित्र नाम की पत्रिका भी निकाली थी। जब धीमे धीमे संगठन में सभी लोग जुड़ गए, जब धीमे धीमे संगठन में सभी लोग जुड़ गए, तो जुड़ने के बाद इसका एक सम्मेलन होना था, इसका एक कॉन्फ्रेंस होनी थी, और यह कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई पुणे में। लेकिन जब पुणे में आयोजित होनी थी, तो पुणे में महामारी फैल गई, प्लेग, हैजा जैसी बीमारी फैल गई, तो फिर इसका पहला सम्मेलन पुणे में नहीं रखा गया। अब इसका जो पहला सम्मेलन था वो कहां रखा गया? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। तो 28 दिसंबर 1885 को पहला सम्मेलन हुआ गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, और उसी दौरान इस संगठन का नाम पहले था इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ। लेकिन जिस दिन पहला सम्मेलन हुआ, उस दिन दादा भाई नौरोजी के कहने पर इस इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया।
तो प्रश्न पूछा जाए कि बताइए कांग्रेस शब्द किसने दिया है या कांग्रेस का नामकरण किसने किया है, तो कांग्रेस शब्द या कांग्रेस का नाम दादा भाई नौरोजी ने सुझाया था। इस पहले सम्मेलन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। एक ऐसा व्यक्ति जो इसके संस्थापक सदस्यों में से तो एक था लेकिन पहले सम्मेलन में नहीं आया, कौन था? वो थे हमारे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। वो कौन थे? हमारे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन खोल रखा था कलकत्ता में, तो उस दिन वो उस सम्मेलन में भाग लेने लिए चले गए थे। तो पहले सम्मेलन में वो व्यक्ति जो संस्थापक सदस्यों में तो था लेकिन आया नहीं था, वो कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बेताज बादशाह के नाम से प्रसिद्ध है बच्चों, है ना, बेताज बादशाह। कुछ विद्यार्थी हमारे ऐसे हैं जो हम बस पढ़ा रहे हो तो वो पढ़ने आ जाते हैं, उनको मतलब नहीं है शिक्षक भर्ती है कि बीपीएससी है, यूपीएससी है, एसएससी है, बैंक है, उससे कोई मतलब नहीं। देखा सुभांशु सर पढ़ा रहे हैं, पढ़ो चलो, है ना, चलिए अच्छा लगता है ऐसे, बस चुपचाप पढ़ते रहना और आंसर भी देते रहना, ठीक है। आरती, आदित्य, सभी लोग, नवीन, है ना। तो पूरी कहानी यहां तक समझ में आई बच्चों? पूरी कहानी समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो यहां पे पढ़ना शुरू करते हैं। तो हमने बताया 1 मार्च 1883 ईस्वी को, 1 मार्च 1883 ईस्वी को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, ए.ओ. ह्यूम द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को, कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को, कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को, को पत्र लिखा गया, को पत्र लिखा गया एक संगठन बनाने के लिए, एक संगठन बनाने के लिए, एक संगठन बनाने के लिए, ठीक है। अब ये ए.ओ. ह्यूम कौन थे? इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। फिर से बोलते हैं एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। मैं बता दूं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा और 2 क्लास में ये कांग्रेस समाप्त होगी। 1 क्लास में नहीं बच्चों, 2 क्लास में, और 10 क्लासेस में पूरी 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक का इतिहास 10 क्लास में समाप्त हो जाएगा। अगर आपको लगे कि सर हम थ्योरी बेसिस तो पेड बैच में पढ़ लेंगे, यहां पर आप क्वेश्चन आंसर करा दीजिए, तो बच्चों मैं पहले पढ़ाऊंगा और इसके बाद क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा। कांग्रेस के क्वेश्चन आंसर मैं लाया हूं, ठीक है ना, जो भी टीआरई 1, 2, 3 में पूछे गए हैं वो लाया हूं, ठीक है। तो ए.ओ. ह्यूम, तो ए.ओ. ह्यूम का जन्म होता है स्कॉटलैंड में। ए.ओ. ह्यूम का जन्म कहां होता है? स्कॉटलैंड में। ए.ओ. ह्यूम की पत्रिका कौन सी है? ए.ओ. ह्यूम की पत्रिका है पब्लिक फ्रेंड, यानी लोक मित्र, जिसके माध्यम से इन्होंने लोगों को एक दूसरे से जोड़ा था। और इन्हें हम लोग उपाधि क्या देते हैं? इन्हें कहते हैं हर्मिट ऑफ शिमला। इन्हें हम लोग कहते क्या है बच्चों? इन्हें कहते हैं हर्मिट ऑफ शिमला, शिमला का साधु, हर्मिट ऑफ शिमला। हाँ बेटा आरती आएगा। क्या यहां तक बात क्लियर है बच्चे? क्या यहां तक बात क्लियर है? 100%। आगे बढ़ते हैं। ए.ओ. ह्यूम 1912 तक यानी जब तक ये मर नहीं गए, ए.ओ. ह्यूम बच्चों जब तक मर नहीं गए तब तक कांग्रेस के ये संस्थापक तो थे ए.ओ. ह्यूम, लेकिन कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने बच्चों। कभी भी ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। ए.ओ. ह्यूम 1912 तक लगातार कांग्रेस के सचिव थे, लगातार कांग्रेस के सचिव रहे। कांग्रेस के क्या रहे बच्चों? सचिव। तो लगातार कांग्रेस के सचिव कौन रहे? तो आप कह देंगे ए.ओ. ह्यूम कब तक रहे? 1912 तक रहे। और ए.ओ. ह्यूम ने इंडियन नेशनल यूनियन संगठन बनाया, इंडियन नेशनल यूनियन संगठन बनाया, ठीक है। तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा जो संगठन बनाया गया उसका नाम क्या था? क्या नाम था बच्चे? इंडियन नेशनल यूनियन। अब इस इंडियन नेशनल यूनियन का पहला सम्मेलन कहां पर आयोजित होना था? तो पहला सम्मेलन
आयोजित होना था पुणे में। पहला सम्मेलन आयोजित होना था कहां पर बच्चों? पुणे में। पुणे में। लेकिन पुणे में क्यों नहीं हो पाया? महामारी फैलने के कारण, ठीक है ना। लेकिन पुणे में महामारी फैल गई। लेकिन पुणे में महामारी फैल गई। महामारी फैल गई। क्या यहां तक बात समझ में आई बच्चों? यहां तक बात समझ में आई? इसलिए पहला सम्मेलन पुणे में नहीं हुआ। अरे हां कि ना? बहुत बढ़िया। इसलिए पहला सम्मेलन पुणे में नहीं हुआ। अब पहला सम्मेलन कहां हुआ? तो पहला सम्मेलन, अब यहां पर कांग्रेस का पहला सम्मेलन, बहुत मजा आने वाली है, ठीक है। पहला सम्मेलन कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 को। कहां हुआ? बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। यहां तक बात क्लियर है? पूछा जाता है, बताइए पहले सम्मेलन में कितने लोगों ने भाग लिया था? पहले सम्मेलन के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो पहले सम्मेलन में अध्यक्ष उनको बनाया गया जो उस समय के सबसे बुजुर्ग नेता थे। जो सबसे बुजुर्ग नेता था उनका सम्मान किया गया और उन्हीं के सम्मान में पहला अध्यक्ष उन्हीं को बना दिया गया। तो बताइए किसको बना दिया गया? तो पहले सम्मेलन में अध्यक्ष बनाया गया व्योमेश चंद्र बनर्जी। किसको बनाया गया बच्चों? तो आप कह देंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? WC बनर्जी। इन्हीं को क्या कहा जाता है मेरे बच्चों? WC बनर्जी कहा जाता है। तो पहले सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी? तो पहले सम्मेलन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने करी। और कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। कहां हुआ था? बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। अब क्या हुआ? नाम क्या था संगठन का? इंडियन नेशनल यूनियन। भैया यही तो बताया है, संगठन का नाम क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन। लेकिन अब इस यूनियन शब्द को रिप्लेस किया गया किससे? यूनियन शब्द को हटाकर कांग्रेस कर दिया गया। यूनियन शब्द को हटाकर क्या कर दिया गया बच्चों? कांग्रेस कर दिया गया। कांग्रेस कर दिया। तो प्रश्न पूछेगा कि बताइए कांग्रेस शब्द दिया किसने था? है ना, किसने दिया था? तो कांग्रेस नॉर्थ अमेरिका का शब्द है, याद रखिएगा। कांग्रेस नॉर्थ अमेरिका का शब्द है, जिसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपल। ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपल, शक्तिशाली लोगों का संगठन। तो कांग्रेस का मतलब क्या होता है? शक्तिशाली लोगों का समूह, है ना। तो दादा भाई नौरोजी ने हमारे क्या कर दिया? कांग्रेस का नामकरण। तो कांग्रेस का नामकरण हमारे किसने कर दिया बच्चों? दादा भाई नौरोजी ने कर दिया। कांग्रेस का नामकरण किसने कर दिया? दादा भाई नौरोजी ने कर दिया, है ना। दादा भाई नौरोजी से दो प्रश्न याद रखिएगा बच्चों। पहला, दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मैं आपको इनका जीवन परिचय पढ़ा दूंगा। मैं 20-20 मिनट का जीवन परिचय नोट करके इनका मैं डाल दूंगा, है ना। आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसका और दूसरा ड्रेन वेल्थ थ्योरी। ड्रेन वेल्थ थ्योरी यानी धन निष्कासन सिद्धांत। बच्चों ये दो पॉइंट आपको याद रखना है दादा भाई नौरोजी से। बाकी दादा भाई नौरोजी मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी को भारत का महान वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इसके बाद ड्रेन वेल्थ थ्योरी। क्लियर है? अब इस पहले सम्मेलन में कुल 72 लोगों ने भाग लिया, है ना। इस सम्मेलन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी अनुपस्थित रहे। लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित रहे, उपस्थित रहे। प्रश्न पूछा जाएगा कि कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में जो पहला सम्मेलन होना था उसमें 73 लोग भाग लेने थे, लेकिन 73 में से 72 लोगों ने भाग लिया, तो कौन एक नहीं आया? तो आप कहेंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी अनुपस्थित हो गए। बच्चों बताओ, क्या अभी तक की मेरी ये दो बातें क्लियर हैं? साथियों, मेरी अभी तक की ये दो बातें क्लियर हैं? अब देखिएगा, अगर ये दो बातें क्लियर हैं तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगर मेरी ये दो बातें क्लियर है तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। ये बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया, 18 दिसंबर 2023 को जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। तो बताइए क्या होगा? कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ? बताओ, अगर मेरी अभी तक की जो बातें समझ में आई हैं तो इसका आंसर बताना कि कांग्रेस का पहला सम्मेलन कहां हुआ था। तो आप कहेंगे सर कांग्रेस का पहला सम्मेलन अभी तो आपने बताया बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? बंबई। सबका उत्तर आ गया बंबई। बहुत बढ़िया, है ना। तो ऐसे ही बस पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ना है, गर्दा उड़ा देंगे तुम देखना, 10 क्लासेस में गर्दा उड़ा देंगे। चलो, अब कितना भी कठिन क्वेश्चन आए आप कर ले जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपने कर लिया और पहला मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया। अब एक सूत्र याद करना है, बकमई। क्या याद करना है बच्चों? बकमई, है ना। अगर ये बकमई याद करोगे तो काफी चीजें याद हो जाएंगी। एक और भी है जिसे कहते हैं बकनई। अगर ये बकमई और बकनई याद रखोगे तो शुरुआत के कांग्रेस के 8 अधिवेशन याद हो जाने वाले हैं, है ना। कितने भैया? 8 अधिवेशन, है ना। लेकिन 8 अधिवेशन हमको पढ़ने नहीं है, हमको बस शुरुआत के 4 पढ़ने हैं। क्या? बंबई कलकत्ता मद्रास इलाहाबाद, बंबई कलकत्ता नागपुर इलाहाबाद। समझे क्या? है ना। तो हमको सिर्फ अभी देखना है बकमई। क्या देखना बच्चों? बकमई। तो पहला अधिवेशन 1885 में हुआ। कहां पर हुआ? तो आपने कहा सर जी बंबई में हुआ। फिर दूसरा अधिवेशन 1886 में, तीसरा 1887 में और चौथा 1888 में। क्या यहां तक बात समझ में आई? तो 85, 86, 87 और 88, 85, 86, 87, 88। तो बा से बंबई और का से कलकत्ता, बा से बंबई और का से कलकत्ता, मां से मद्रास, मां से मद्रास और ई से इलाहाबाद, ई से इलाहाबाद। तो 85, 86, 87, 88। बताओ याद रखोगे? 85, 86, 87, 88, 85, 86, 87, 88। बकमई बकमई बकमई, बंबई कलकत्ता मद्रास इलाहाबाद, बंबई कलकत्ता मद्रास इलाहाबाद। एक बार क्लास को शेयर कर दो, जितने भी बीपीएससी वाले विद्यार्थी हैं एक बार सभी बीपीएससी वाले विद्यार्थियों को शेयर कर दो। एक बार टेलीग्राम में डाल दो, दोस्त है आपका किसी ग्रुप में हो, व्हाट्सएप पर हो तो शेयर कर दो, है ना। और बुला लाओ, यहीं पर चलेगी क्लासेस दनादन, है ना। चलो, तो बंबई में जब पहला अधिवेशन हुआ तो अध्यक्ष कौन बनाए गए? WC बनर्जी, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरे दादा भाई नौरोजी, दूसरे दादा भाई नौरोजी और तीसरे बदरुद्दीन तैयब जी। तीसरे बच्चों बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। और चौथे जॉर्ज यूले। बच्चों कौन? जॉर्ज यूले। तो ये शुरुआत के 4 याद हुए। तो पहला WC बनर्जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, दूसरे दादा भाई नौरोजी थे, तीसरे कौन थे बच्चों? बच्चों तीसरे कौन थे? तो आप कह देंगे बदरुद्दीन तैयब जी। और चौथे कौन थे? तो जॉर्ज यूले। पक्की बात। अब नाम से देखो, दादा भाई नौरोजी, तो दादा भाई नौरोजी क्या हो गए? कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष, है ना। पारसी धर्म होता है ना जिसको फारसी कहते हैं। तो यहां पर दादा भाई नौरोजी से पहला क्वेश्चन क्या हो गया? कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष, यह पहला प्रश्न हो गया। तो कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन? दादा भाई नौरोजी। ठीक है। तो फिर बदरुद्दीन तैयब जी, दूसरा क्वेश्चन। तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष।
तो जॉर्ज यूले अंग्रेज लग रहा है, तो बस यही क्वेश्चन हो गया। कांग्रेस के प्रथम यूरोपियन अध्यक्ष या अंग्रेज अध्यक्ष, कांग्रेस के पहले प्रथम यूरोपियन या यूरोपीय या अंग्रेज अध्यक्ष, कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष या कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष। बताओ क्या ये तीनों बातें याद हुई? तो डब्ल्यूसी बनर्जी से भी हमें चीजें याद हो गई, हमको दादा भाई नौरोजी से भी याद हो गई, बदरुद्दीन तैयब जी से भी याद हो गई और जॉर्ज यूले से भी याद हो गई। हाँ लोकेश मिल जाएगा भैया, सिर्फ इतिहास का भी मिल जाएगा आपको, हाँ ओनली हिस्ट्री का कोर्स भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया जॉर्ज यूले। अब जरा देखना, यहां पर जब बदरुद्दीन तैयब जी को अध्यक्ष बनाया गया तो बदरुद्दीन तैयब जी ने एक नारा दिया और उस नारे को याद कर लेना है। क्या नारा है भैया? नारा है मेरे सभी भाइयों सभी भारतीयों से निवेदन है कि वो कांग्रेस का हिस्सा बने, तो बी आ कांग्रेसी। तो याद रखिएगा, कांग्रेसी बनो का नारा बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा दिया गया, कांग्रेसी बनो का नारा। ठीक है, तो कांग्रेसी बनो का नारा किस अधिवेशन में दिया गया था? तो तीसरे अधिवेशन में। तो ये पहला अधिवेशन, ये दूसरा अधिवेशन, तीसरा और चौथा। मजा आई? बताओ जल्दी से, मजा आई? टन 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 टन, सब समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, ये बताओ भारत का राष्ट्रगीत क्या है? कौन कौन बताएगा? भारत का राष्ट्रगीत क्या है? कौन कौन बताने वाला है बच्चों? जल्दी से। हाँ, कांग्रेसी बनो का नारा बदरुद्दीन तैयब जी, जो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। बताओ भारत का राष्ट्रगीत क्या है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये है। वंदे मातरम है, जनगण मन अधिनायक जया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। जरा बताइए, मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं, बताइए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये पहला ऑप्शन। दूसरा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, ये है। ठीक है, इसके बाद जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। बताओ, ये 4 ऑप्शन है, क्या बताएंगे? भारत का राष्ट्रगीत क्या है? टारगेट ऑन जी ने कहा है वंदे मातरम, एसएम जी कह रहे हैं वंदे मातरम, सब लोग वंदे मातरम कह रहे हो हैं, सभी लोग का आंसर वंदे मातरम है। अरे कोई तो बताओ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो लोग बताते नहीं हो यार। चलो ठीक है, सबका आंसर है वंदे मातरम, तो लगा देते हैं वंदे मातरम। परफेक्ट, सही बताया तुम लोगों ने। तो भारत का राष्ट्रगीत अगर वंदे मातरम है, तो बताओ सरफरोशी की तमन्ना, ये स्टेटमेंट किसका है? ये नारा किसका है? ये किसने लिखा है? ये किसने लिखा है? ये भी तो बताना है। ऐसे नहीं जाने दूंगे, ऐसे नहीं जाने देंगे भाई। हा? तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो आप जानते हो किसने कहा है? राम प्रसाद बिस्मिल। और इनके बारे में हम लोग बात करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे क्रांतिकारी संगठन। जब हम लोग क्रांतिकारी संगठन पढ़ेंगे तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी के संस्थापक में थे एक। ठीक है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो हो जाएगा मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल। ठीक है, वंदे मातरम ये किसमें है भैया? तो आप कहेंगे सर ये बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है। सर जी ये बंकिम चंद्र चटर्जी का या चट्टोपाध्याय का उपन्यास है, जिसका नाम है आनंद मठ, आनंद मठ, उससे लिया गया है। और रविन्द्रनाथ टैगोर की एक पुस्तक है जिसका नाम है गीतांजलि, उससे लिया गया है ये टाइटल, भारत भाग्य विधाता। चलो, मेरा पूछने का मकसद क्या था कि भारत का राष्ट्रगीत अगर वंदे मातरम है, बच्चों अगर भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है तो इसे सबसे पहले गाया कब गया? तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम गाया गया, सर्वप्रथम गाया गया, सर्वप्रथम गाया गया कब? 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले इसे गाया गया
अब प्रश्न ये है कि अध्यक्ष कौन थे इस अधिवेशन के? इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्लाह सयानी, रहीमतुल्लाह सयानी। पक्की बात। तो अगला बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन हो जाता है, अगला वो हो जाता है 1896 का अधिवेशन कलकत्ता का, जिसका नाम है, जिसका अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी, रहीमतुल्लाह सयानी। तो याद रखेंगे रहीमतुल्लाह सयानी। तो पहली बार राष्ट्रगीत, प्रथम बार जो राष्ट्रगीत था वो रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में गाया गया था कलकत्ता 1896 में। तो लिख देते हैं पहली बार राष्ट्रगीत, पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया था, पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया था। तो चलो बताओ, देखते कितने लोग यहां पर भारतीय हैं। बताओ राष्ट्रगीत गाने का समय कितना है? वंदे मातरम को गाने के लिए कितना समय मिलता है? कौन बताएगा? बच्चों वंदे मातरम को गाने के लिए कितना समय मिलता है? तो आप कहेंगे सर इस आनंद मठ में, है ना, पेपर पूछा गया है कि बताइए वंदे मातरम को गाने में कितना समय लगता है? तो राष्ट्रगीत को गाने का समय है 65 सेकेंड। राष्ट्रगीत को गाने का जो समय है वो क्या है मेरे बच्चों? 65 सेकेंड या 1 मिनट 5 सेकेंड, या 1 मिनट 5 सेकेंड। पक्की बात। 65 सेकेंड 52 सेकेंड बता रहे हैं, बताओ 52 सेकेंड हद है यार, 52 सेकेंड सच में। 1 मिनट 5 सेकेंड है ना, 1 मिनट 5 सेकेंड, तो 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, और 65 सेकेंड है तो 1 मिनट 5 सेकेंड है। प्रश्न पूछा गया आनंद मठ से अगर वंदे मातरम लिया गया है तो आनंद मठ उपन्यास किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी का है। लेकिन इस आनंद मठ में कौन से विद्रोह का वर्णन मिलता है? तो आनंद मठ से हमको सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है। आनंद मठ से हमें बच्चों सन्यासी विद्रोह का वर्णन दिया गया है। तो सन्यासी विद्रोह क्या था? अंग्रेजों ने सन्यासियों पर भी टैक्स लगा दिया था, है? जो बाबा राई थे उनके ऊपर भी टैक्स लगा दिया था, तीर्थ यात्रा कर लगा दिया था। ठीक है, चलो देखते हैं, अगली बात करते हैं। तो चलिए अगली बात करा जाए। तो अगली बात करते हैं हम लोग, अगली बात करते हैं ना, खेल खेल में सारा याद करेंगे। राष्ट्रगान, भारत का राष्ट्रगान क्या है बच्चे? भारत का राष्ट्रगान क्या है? तो सर जी भारत का राष्ट्रगान ये है जन गण मन, है ना? पक्की बात। भारत का राष्ट्रगान तो जन गण मन है ना। अब आप कहेंगे सर आप फंसा रहे हैं, है ना? तो भारत का राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन है। लेकिन अगर मैं कह दूं भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या है, टाइटल क्या है, तो बताओ जल्दी से। राष्ट्रगान तो हमारा जनगण मन है, जन गण और मन ये है। लेकिन राष्ट्रगान का शीर्षक क्या है, टाइटल? जैसे गीतांजलि से लिया गया है ना बच्चे, तो राष्ट्रगान किससे लिया गया है? गीतांजलि से लिया गया है, गीतांजलि से लिया गया है ना? गीतांजलि। और गीतांजलि किसने लिखी है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी। गीतांजलि किसने लिखी है बच्चों? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। और रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए ही, गीतांजलि के लिए 1913 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1913 का साहित्य का नोबेल प्राप्त हुआ था, साहित्य का नोबेल प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार नोबेल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, बच्चे नोबेल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। समझे क्या? साहित्य का नोबेल प्राप्त करने वाले भी पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला था? 1913 में मिला था, है ना? रविंद्रनाथ टैगोर ने, और किस देश का, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा और किस देश का राष्ट्रगान लिखा गया है बताओ? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा एक और भी देश ऐसा है जिसका राष्ट्रगान लिखा गया है ना? तो आप लिखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ही बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा गया है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा गया है, राष्ट्रगान भी लिखा गया।
है ना। तो बांग्लादेश, आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला, याद रखेंगे ना। तो ये आमार सोनार बांग्ला किसका है? बांग्लादेश का राष्ट्रगीत है। और इसको भी किसने लिखा है बच्चों? तो इसको भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। एक बात बताओ, एक बात बताओ छोटा सा, एशिया का नोबेल किसे कहते हैं? है? जल्दी बताओ, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? नोबेल तो आप जानते हैं ना, अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, 10 दिसंबर 1901 से दिया जा रहा है, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। पहले ये बताओ कि राष्ट्रगान जो गीतांजलि है, इस गीतांजलि नाम की पुस्तक में टाइटल क्या है हमारे जनगण मन का? तो आप कहेंगे भारत भाग्य विधाता। याद रखिएगा, भारत भाग्य विधाता। तो हमारा जो राष्ट्रगान है उसका टाइटल क्या है? भारत भाग्य विधाता। ठीक है। अब अगला प्रश्न, सर राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया? राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया? सर्वप्रथम गाया गया। अब आपको पता है 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। बताओ जल्दी से। हाँ, एशिया का नोबेल पुरस्कार रमन मैगसेसे को कहा जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार रमन मैगसेसे पुरस्कार को कहा जाता है। बहुत बढ़िया। और इसे पाने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे थे। ठीक है, चलो आगे कहानी बढ़ाते हैं। तो राष्ट्रगान 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू कर दिया गया। तो बंगाल के विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ। अरे हुआ था 1905 में। बंगाल का विभाजन रद्द करने के लिए दिल्ली दरबार लगाया गया। दिल्ली दरबार लगाया गया 1911 में, जिसमें महारानी मेरी और जॉर्ज पंचम आए थे और वॉयस राय था हार्डिंग सेकेंड। हार्डिंग सेकेंड। और 1911 में ही क्या कर दिया गया? बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। 1911 में ही बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया था बच्चे, समझे ना? क्लियर है? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, 1911 में रद्द हो गया। किसने रद्द किया था? है ना, जॉर्ज पंचम ने। वॉयस राय कौन था? हार्डिंग सेकेंड या लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। लॉर्ड लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं छोड़ दो, है ना। तो लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के समय, पक्की बात। तो 1911 में ही दिल्ली दरबार के समय ही कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। 1911 कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, है ना। और अध्यक्ष बनाए गए, है ना, पंडित बिशन नारायण। अध्यक्ष कौन बनाए गए बच्चों? पंडित बिशन नारायण। तो याद रखिएगा, कांग्रेस में सबसे पहले राष्ट्रगान कब गाया गया? 1911 कलकत्ता, पंडित बिशन नारायण की अध्यक्षता में। पंडित बिशन नारायण की अध्यक्षता में। अब यहीं पर 1911 में क्या हुआ था बच्चे? दिल्ली दरबार हुआ था। 1911 में क्या हुआ था? दिल्ली दरबार हुआ था, जिसमें जॉर्ज पंचम, राजा जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी आई थी। मेरी तुम्हारी, है ना, मेरी। और वॉयस राय कौन था उस समय भारत का? वॉयस राय था लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड क्या था बच्चों? हार्डिंग सेकेंड। क्या काम किया गया? बंगाल विभाजन रद्द किया गया। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, समझे। और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बना दी गई। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो गई, दिल्ली कर दी गई। तो 1911 में क्या क्या हुआ मेरे बच्चों? तो 1911 में दिल्ली दरबार हुआ, 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ, 1911 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन पंडित बिशन नारायण की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। और भारत की राजधानी 1911 में ही कलकत्ता से दिल्ली कर ली गई। समझ में आ गया? बताओ, पूरी कहानी क्लियर है? मजा अब पता है क्या है? ये बताओ, राष्ट्रगान जब हम पढ़ते हैं, जन गण मन अधिनायक जया है, अरे हाँ कि ना?
पढ़ते हैं ना। तो बताओ क्वेश्चन ये है बच्चे, क्वेश्चन ये है कि बताइए हमारे राष्ट्रगान में कुल कितनी बार जय शब्द आया है। बताओ राष्ट्रगान में, राष्ट्रगान में, राष्ट्रगान में नंबर 1 जय शब्द कितनी बार आया है, जय शब्द कितनी बार आया है। नंबर 2 राष्ट्रगान को गाने का अधिकतम समय कितना है। जो मेरे विद्यार्थी पुराने हैं वो तो तुरंत ही आंसर दे देंगे, लेकिन जो विद्यार्थी नए हैं, है ना, जो विद्यार्थी नए हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि एक बार अपने मन में जनगण मन काउंट करें। एक बार अपने मन में बच्चे जनगण मन काउंट करें और हमें बताएं कुल कितनी बार जय शब्द आता है। मैं लिख कर गारंटी देता हूं 90% लोगों का आंसर गलत आएगा। 90% लोग आंसर इसका गलत देते हैं। ठीक है ना, काउंट कर लीजिएगा। राष्ट्रगान में कुल कितनी बार जय शब्द है, तो आप कहेंगे 10 बार। ठीक है, अधिकतम समय राष्ट्रगान को गाने का है 52 सेकेंड। राष्ट्रगान को गाने का अधिकतम समय है 52 सेकेंड और न्यूनतम समय है 20 सेकेंड। न्यूनतम समय है 20 सेकेंड। बताओ क्या यहां तक बात क्लियर है बच्चों, क्या यहां तक बात क्लियर है। मैक्सिमम टाइम कितना, अधिकतम समय 52 सेकेंड और न्यूनतम समय है 20 सेकेंड, यानी 52 सेकेंड के भीतर भीतर भारत का राष्ट्रगान संपूर्ण हो जाना चाहिए, है ना। और न्यूनतम समय कितना बताया हमने आपको, 20 सेकेंड बताया। डन। और पहली बार कब गाया गया था, 1911 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पंडित बिशन नारायण की अध्यक्षता में। पक्की बात। सेव नेक्स्ट नहीं किया तो बेटा फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर तो फिर ब्लैंक हो गई कॉपी। ऑनलाइन पेपर में यह तो दिक्कत है कि आप ऑनलाइन करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है, सेव करना होता है उसको, सेव एंड नेक्स्ट होता है। सेव करेंगे तभी तो आंसर मान्य होगा। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़े। बताओ यहां तक बात समझ में आई। अब जरा सा प्रश्न है कि बताइए, बहुत आसान से क्वेश्चन है ना। और कभी कभी तो क्या होता है, कभी कभी ऑटोमेटिकली आप सिर्फ सेव कर देते हैं, नेक्स्ट ना भी करें, सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन ना दबा के ऑटोमेटिकली भी कभी कभी वो सेव हो जाता है, अगर आपने बस क्लिक किया हो तो। ठीक है, तो उसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, हो सकता है सही भी हो जाएगा। हाँ तो छोड़ो, यहां पर वापस आते हैं, वापस आए। ये क्वेश्चन पूछता है बताइए भारत का राष्ट्रगीत कब अपनाया गया। भारत ने राष्ट्रगान कब अपनाया, तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान कब अपनाया गया ये बताओ। उमेश चंद्र, इस बार बीपीएससी में तुम रैंक लाओगे, मैं बता रहा हूं, है ना। तो कह रहा है कि भारत का राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान कब अपनाया गया। तो मुझे सिर्फ एक बात क्वेश्चन बताओ, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। बताओ जल्दी से, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यही तो प्रश्न है। लेकिन अगर मैं कह दूं, हाँ बेटा ऑटो से हो जाता है उसमें, है ना। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो आप क्या बताएंगे। आप कहेंगे सर संविधान सभा की पहली बैठक तो मैंने कई बार सुना है, अंतिम बैठक ध्यान नहीं आ रही है। अब कुछ लोग कहेंगे सर 26 नवंबर 1949 को तो संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो सोचेंगे कि 26 नवंबर को संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो 26 नवंबर ही इसका आंसर हो जाएगा। गलत। भारत का संविधान लागू कब हुआ था, तो आप कहेंगे 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। और अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। तो यहां पर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, है ना। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो आपको उत्तर आएगा 24 जनवरी 1950 को। बस अगर ये डेट आपको याद हुई तो 3 चीजें याद होने वाली हैं, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को ही 3 चीजें अपनाई गई थी। क्या अपनाई गई थी, राष्ट्र और राष्ट्र, यानी भारत का राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रगीत 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, ये भी 1950 में अपनाया गया 24 जनवरी को। तो राष्ट्रगान जनगण मन हो गया, फिर राष्ट्रगान जनगण मन हो गया, राष्ट्रगीत फिर वंदे मातरम हो गया,
और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम लोग क्या क्या कहते हैं बच्चों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं क्या? देश रत्न। प्रश्न पूछा जाएगा कि देश रत्न के नाम से कौन प्रसिद्ध है? देश रत्न के नाम से कौन प्रसिद्ध है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किन्हें हम लोग बिहार का गांधी कहते हैं? किन्हें बिहार का गांधी कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किन्हें हम लोग अजात शत्रु कहते हैं? जिसका कोई शत्रु ना हो वो क्या हो जाएगा? अजात शत्रु। तो याद रखिएगा, देश रत्न, बिहार का गांधी और अजात शत्रु। देश रत्न, अजात शत्रु और बिहार का गांधी। बात समझ में आ रही है? ये तीनों उपाधियां किसकी हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हैं। भूले से भी नहीं भूलेंगे अब हम लोग। क्या भूले से भी भूलेंगे? आप कहेंगे जी नहीं। तो वापस आते हैं कांग्रेस में। तो हम लोगों ने 1896 का पढ़ लिया। अब महत्वपूर्ण 1906। 1896 के बाद सीधे पढ़ना है, चलिए देख लेते हैं आदित्य, है ना। तो 1896 के बाद 1906 पढ़ना है। तो 1906 का अधिवेशन भी कहां होगा सर जी? ये भी कलकत्ता में होगा। 1906 का भी अधिवेशन कहां पर होगा? तो आप कहेंगे सर ये भी होगा कलकत्ता में। और इसके अध्यक्ष बनाए जाएंगे दादा भाई नौरोजी। देखिएगा, जब मैं ये 2 क्लास में कंप्लीट कर दूंगा, जब ये पूरा कांग्रेस और कांग्रेस के इर्द गिर्द जितनी घटनाएं हैं, जब ये 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएंगी तो तुम खुद कहोगे कि सर आपकी 2 क्लासेस औरों की 10 क्लासेस के बराबर है। ठीक है ना? हाँ। तो दादा भाई नौरोजी, तो आपने देखा कि अभी 1886 में दादा भाई नौरोजी बने थे, फिर 1906 में दादा भाई नौरोजी बने। अब जो दादा भाई नौरोजी जब यहां पर बने तो कांग्रेस ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। कांग्रेस में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। समझे क्या? स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। क्या ये बात समझ में आई? तो अब जो हम बताने जा रहे हैं वो है स्वराज स्पेशल, है ना। प्रश्न पूछा जाएगा कि स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस में सबसे पहली बार किसने किया था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया था? तो 1906 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी ने पहली बार कांग्रेस में रहकर स्वराज शब्द का प्रयोग किया। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है स्वराज स्पेशल। तो चलिए बखिया उधेल देंगे, है कि नहीं? देखिएगा, अब यहां पर स्वराज हेडिंग डाल लेते हैं। स्वराज स्पेशल, स्वराज विशेष, स्वराज विशेष। अब देखिएगा, पहला प्रश्न कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया था? स्वराज शब्द का प्रयोग, ये शब्द किसने दिया? तो स्वराज, स्वदेशी, ऐसे शब्दों का प्रयोग सबसे पहले दयानंद सरस्वती जी ने किया। तो स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती जी ने किया। दयानंद सरस्वती जी ने किया, है ना। ये वही है जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज ना बनाते, अगर उनके मम्मी एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दे देती, बस सारा काम वहीं पर निपट जाता। क्या क्वेश्चन था सर जी? क्वेश्चन ये था कि एक बार महाशिवरात्रि थी और ये जो दयानंद सरस्वती हैं, इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। इनको हम लोग भारत का मार्टिन लूथर भी कहते हैं। सुनिएगा, इनका जो बचपन का नाम है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना तुम वाला बात है। अगर इनके बचपन का नाम देखें तो था मूल शंकर। मूल शंकर, है ना, मूल शंकर। तो जब ये बच्चे थे तो महाशिवरात्रि का पर्व था। अब शिवलिंग के ऊपर मिठाइयां चढ़ी हुई थी। एक चूहा आता है और वो मिठाई लेकर भाग जाता है। तो मूल शंकर अपनी मम्मी से पूछते हैं, माता श्री से, मम्मी ये कौन है? तो उनकी मम्मी कहती है यही तो पालन करता है, विघ्न हरता है ना, ये शिव जी हैं, ये पूरे ब्रह्मांड को बनाए हैं, हमें तुम्हें इन्होंने बनाया है, ये हमारी रक्षा करते हैं, दुख मुसीबतों से हमको बचाते हैं। तो उन्होंने कहा
कि अगर ये हमको दुख मुसीबतों से बचाते हैं तो ये अपनी मिठाई तो बचा नहीं पाए। जो मिठाई तुमने चढ़ाई थी वो चूहा लेकर भाग गया। तो उनकी मम्मी ने इनको डांट दिया, चिल्ला दिया, और बस इनके मन में वो बात घर कर गई कि जो मूरत हमको बचाती है वो खुद को क्यों नहीं बचा पा रही है। जब लोग उसको तोड़ते हैं, मंदिर तोड़ते हैं, ये सब तोड़ते हैं, तो वो अपनी रक्षा क्यों नहीं कर पाते। अब उनके दिमाग में ये सब फितूर चलना शुरू हो गया। बस फिर क्या था, आज हमें इनका सिलेबस पढ़ना पड़ रहा है। उनकी मम्मी बता देती कि बेटा परेशान मत हो, वो किसी को भूखा नहीं रखना चाहते, उस चूहे की भूख लगी थी तो शिव जी ने कहा आओ और यहां से मिठाई लेकर जाओ, तो चुपचाप आराम से सिलेबस हमारा ना पढ़ता। लेकिन फिर सिलेबस तो बढ़ा ही दिया उन्होंने। हाँ, तो दयानंद सरस्वती है ना, तो स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग दयानंद सरस्वती जी ने किया। अब दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरी बात क्या है, स्वराज बिल। बच्चों क्या, स्वराज बिल। तो स्वराज बिल 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा लाया गया। बाल गंगाधर तिलक द्वारा, याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। तो बाल गंगाधर तिलक ने ही सबसे पहले स्वराज बिल पेश किया था, जिसमें संविधान सभा की मांग की गई थी। और बाल गंगाधर तिलक ने ही 1916 कांग्रेस का जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था, तो कांग्रेस के भीतर रहकर बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज इज माय बर्थ राइट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बात बाल गंगाधर तिलक की है। और उन्होंने स्वराज बिल भी पेश किया था और यह नारा उन्होंने कांग्रेस के भीतर 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दिया था। बढ़ाएं आगे कहानी। प्रश्न यह है कि स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार सभा में किसने किया। सभा समझते हो ना, मुस्लिम लीग की सभा, कांग्रेस की सभा, ऐसे जो सम्मेलन होते हैं, है ना। तो स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग है ना, सभा में किसने किया। सभा में तो आप कहेंगे उर्दू कवि हसरत मोहानी। सभा में हसरत मोहानी ने किया, हसरत मोहानी जी ने किया। तो पहली बार सभा में प्रयोग हसरत मोहानी। कांग्रेस में प्रयोग 1906 कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस शब्द का प्रयोग किया, है ना। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। तो कांग्रेस के भीतर स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी, और स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति सभा में हसरत मोहानी, और स्वराज शब्द किसने दिया, दयानंद सरस्वती ने। पक्की बात। अगला पॉइंट, मोतीलाल नेहरू ने 1928 में बनाई थी नेहरू रिपोर्ट। 1928 में साइमन कमीशन आया था। अगर थोड़ी बहुत जानकारी आपको हो तो साइमन कमीशन आया था, और साइमन कमीशन का विरोध हम लोगों ने किया था। क्या कि तुम्हारे इस कमीशन में कोई भारतीय शामिल नहीं है, इसलिए हम तुम्हारे इस कमीशन का विरोध करते हैं। तो भारत के सचिव बर्कनहेड ने हम लोग को चुनौती दी कि जाओ तुम रिपोर्ट तैयार कर लो। तो नेहरू रिपोर्ट बनाई गई, और इस नेहरू रिपोर्ट का विरोध उसके ही बेटे, यहां पे नोट करके लिखेंगे, नेहरू रिपोर्ट 1928 का विरोध, 1928 का विरोध जवाहरलाल नेहरू व सुभाष चंद्र बोस ने इसलिए किया। किस लिए किया? क्योंकि इस रिपोर्ट में कहीं पर भी स्वराज शब्द नहीं था। समझे क्या? क्योंकि इसमें स्वराज का प्रयोग नहीं किया गया था, स्वराज की मांग नहीं की गई थी। समझे क्या?
तो बताइए, नेहरू रिपोर्ट का विरोध जवाहरलाल नेहरू ने क्यों किया, या नेहरू रिपोर्ट का विरोध सुभाष चंद्र बोस ने क्यों किया? बात समझ में आई? तो आप कह देंगे इस रिपोर्ट में स्वराज की मांग नहीं की गई थी, यही कारण था विरोध करने का। मजा आई? अरे भाई बात बताओ, मजा आई? हाँ कि ना? अब जो बात करने जा रहे हैं वो है पूर्ण स्वराज की। अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो क्या है बच्चों? पूर्ण स्वराज्य की। और पूर्ण स्वराज्य को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा 1929 का लाहौर अधिवेशन। 1929 का लाहौर अधिवेशन। अब इस अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए सबसे पहले गांधी जी को कहा गया, तो गांधी जी ने कहा नहीं। फिर इसके बाद मोतीलाल नेहरू को कहा गया, तो मोतीलाल नेहरू ने कहा कि जब हमारे बेटे ने ही हमारी रिपोर्ट का विरोध कर दिया तो अब मुझे अध्यक्षता करने की क्या जरूरत। तो एक काम करते हैं, अगला अध्यक्ष इन्हीं को बना देते हैं। तो 1928 में रिपोर्ट का विरोध किया, तो 1929 में पापा ने जवाहरलाल नेहरू को क्या कर दिया कि जाओ बेटे तुम अध्यक्ष बन जाओ, है ना? तो याद रखिएगा, पहले इनको सिफारिश की गई इस अधिवेशन में अध्यक्षता करने की, इन्होंने नहीं करी। फिर इनको सिफारिश की गई, इन्होंने भी नहीं करी। तो फिर अंत में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? जवाहरलाल नेहरू ने। समझे क्या? जवाहरलाल नेहरू ने। क्या यहां तक बातें क्लियर है? हाँ कि ना? अब ये दिन बहुत बड़ा दिन था। इसमें क्या हुआ जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलेंगे कल सेम टाइम सेम प्लेस इसी समय पे, 12 बजे से क्लास होगी और इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। समझे? है? अच्छा, अब कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें करते हैं। जैसे मैं कांग्रेस के बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूं, ठीक है ना? जैसे मैं कांग्रेस के बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूं इस प्रकार से, ये देखो ये सब क्वेश्चन लाया हूं, है ना? तो बिहार के अधिवेशन भी बताएंगे, सारे अधिवेशन में आपको बताऊंगा। देख रहे हो ना, ये पूरे क्वेश्चन लाया हूं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है ना, ये देखो ये लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का सिद्धांत गृहीत हुआ था? तो पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव 1929 में आया था। तो ये पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, जब कोई चीज बनती है तो कुछ लोग उसके बारे में अच्छा कहते हैं और कुछ लोग उसके बारे में खराब कहते हैं। भैया, जब कोई चीज बनती है तो कुछ लोग उसके बारे में अच्छा कहते हैं और कुछ लोग उसके बारे में खराब कहते हैं। अरे हाँ कि ना? तो बताइए, कुछ स्टेटमेंट मैं पूछना चाहता हूं, देखते हैं कौन बता पाएगा। कुछ स्टेटमेंट है। किसने कहा था मैं कांग्रेस से बड़ी पार्टी इस देश की बालू मिट्टी से खड़ी कर दूंगा? है ना? ये आपका नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। यहां पर आपको नेक्स्ट क्लास, अभी मैं आपसे कुछ CW दे रहा हूं, क्लास वर्क है पहला। किसने कहा था कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है? कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, यह स्टेटमेंट किसने कहा था? दूसरा, आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना। आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना। समाप्त कर देना। फिर तीसरा स्टेटमेंट, ये किसने कहा था? मैं इस देश की बालू मिट्टी से, मैं इस देश की बालू मिट्टी से कांग्रेस से भी बड़ी पार्टी खड़ी कर दूंगा। कांग्रेस से भी बड़ी पार्टी खड़ी कर दूंगा। पार्टी खड़ी कर दूंगा। अभी तो बहुत सारे स्टेटमेंट हैं, अभी तो बड़ी क्लास चलेगी, अभी कल भी पूरी क्लास चलेगी, है ना? और क्लास कैसी लगी कृपया करके निवेदन है आप सभी लोगों से, अगर आप डेली बेसिस पे क्लास चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ 100 कमेंट कर दीजिए। मेरी क्लास में आप अच्छे अच्छे 100 लोग, सिर्फ 100 लोग, अब जैसे कि अभी वीडियो 2-3 हजार 4 हजार 10 हजार जितने लोग भी देखेंगे, सिर्फ 100 कमेंट कर दीजिएगा सुंदर सुंदर। मैं पूरा ऐसे ही बिल्कुल बकायदा आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा। सिर्फ 100 कमेंट,
है ना। और अभी मैं आपको और भी चीजें बताने वाला हूं। तो इसके कहानी इसके आंसर बताने से पहले मैं आपको कुछ बताने वाला हूं कि डेली बेसिस पे जो क्लास का शेड्यूल है ना, वो है आपका फ्री बैच के क्लास का शेड्यूल 12 से 1:30, है ना, और 1:30 से 3। 12 से 1:30 की क्लास आपकी जीएस जी के होगी, यानी कि सोम मंगल बुध की बात की जाए तो जीएस जी के की, है ना। थर्सडे को होगी हिंदी, फ्राइडे को होगी हिंदी, सैटरडे को होगी आपकी इंग्लिश, और संडे को होगा आपका मॉक टेस्ट। और डेली बेसिस पे 1:30 बजे से 3 बजे तक आपकी मैथ की क्लास होगी, कक्षा 6 से कक्षा 8 वालों के लिए, पीआरटी वालों के लिए फ्री क्लास का शेड्यूल है, इसको जरूर देखें। और अगर आप हमारा पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा पेड बैच आ चुका है, अध्यापक बैच, जो शुरू हो रहा है हमारा 9 दिसंबर और 10 दिसंबर को। इसको आप जरूर ज्वाइन करें और फिर से हजारों सिलेक्शन देने के लिए हम लोग तैयार हैं। इस बैच की खास बात क्या है कि प्रीवियस से पेपर आपको तुरंत ही मिल जाएगा। टीआरई 1 2 3 के 3 से 4 घंटे क्लास होगी, 2.5 से 3 महीने में कोर्स समाप्त हो जाएगा, वैलिडिटी टिल एग्जाम तक रहेगी। और आप बहुत देर कर चुके होंगे अगर आप ये बैच नहीं ज्वाइन करेंगे, तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, अभी ऑफर चल रहा है। तो पीआरटी के लिए बैच है बच्चों, है ना। और ये सब पूरी सुविधाएं हैं। 11 बजे वीडियो कॉल होगी आपके साथ, डाउट सेशन होगा, है ना। आपके साथ टेलीग्राम का वीडियो कॉल बनाया जाएगा, ग्रुप, जो भी विद्यार्थी कमजोर है उनको अलग से पढ़ाया जाएगा। फिर इसके बाद 400 प्लस घंटे की क्लासेस होंगी, प्रैक्टिस शीट दी जाएगी, प्रीवियस पेपर दिए जाएंगे। और सेम चीजें कक्षा 6 से कक्षा 8 वालों के लिए है। तो कक्षा 6 से कक्षा 8 वालों के लिए 3 विद्यार्थी होंगे। हिंदी भाषा अगर आपका है तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, गणित और विज्ञान वाले और सामाजिक विज्ञान वाले। यदि क्लास 6 to 8 में अगर आपका ये सब्जेक्ट है तो आप हमारा बैच फिर ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों अलग अलग बैच है और सेम सुविधा सब में है ना। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन में फ्री कोर्स में जाएंगे, उस पे बीपीएससी टीआरई पे क्लिक करेंगे तो डेली बेसिस पे जो क्लास होगी उसकी पीडीएफ हम वहां पर अपलोड कर देते हैं फ्री क्लास की, है ना। इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी जिसको आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, क्विजेस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, किसी भी वीडियो को कितने भी बार देख सकते हैं, इंटरनेट नहीं है तो डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको हमसे अलग बनाएंगी, है ना। सभी लोगों से हमको बिल्कुल अलग करेंगी। कोई भी दिक्कत हो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, है ना। ये जो नंबर है आप इस पे कॉल कर सकते हैं। कैसे बैच खरीदना है वो सब आपको मैडम बता देंगी। अब अगली क्लास आपकी मैथ की होगी 1:30 बजे से, है ना। और आज पहला क्लास होगा सर का, और शुरुआत करेंगे सर जी नंबर सिस्टम से, टाइप्स ऑफ नंबर से, ठीक है ना। तो अब कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, ये स्टेटमेंट दिया था अरविंद घोष जी ने, अरविंद घोष, और ये दोनों स्टेटमेंट है महात्मा गांधी के। आप देखेंगे भाजपा पार्टी में लोग बोलते रहते हैं बार बार कि गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना। तो ये दोनों पार्ट आपके महात्मा गांधी के हैं और ये वाला क्वेश्चन आपका अरविंद घोष का है। तो कल हम लोग कांग्रेस को और बड़ा बनाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इतिहास को जोड़ जोड़ के जब भी कोई घटना आए 1907 की, 1908 की, तो उससे संबंधित जो जो घटनाएं हैं वो मैं आपको पढ़ाता चलूं, तो ताकि आप जोड़ कर पढ़ पाए। तो आज के लिए फिर इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जय हिंद। लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो जब क्लिक हो जाए, खत्म हो जाए तो कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा क्लास। पेड बैच से भी बेहतर होगा कि नहीं होगा, है ना। और अगर आपको लगता है कि कोई शिकायत है तो शिकायत भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, है ना, उसका समाधान भी किया जाएगा। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।